हेलो स्टूडेंट्स, मैं हाजरा कुरैशी SBRS कॉलेज से मैं आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और SBRS कॉलेज की तरफ से मैं यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। ठीक, देखिए BSc पार्ट 3 में आपके 3 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जो कि आपके होता है, देखिए, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हिंदी में होता है कि कशेरुकियों की कार्य एवं संरचना। पेपर नंबर 2 आपके आता है इकोलॉजी। अब इस सेकंड पेपर में आपके एक नया सेक्शन और उसमें ऐड हुआ है, इवोल्यूशन। 2019 के पेपर में यह इसमें ऐड नहीं था और इस बार इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एंड इवोल्यूशन, ये नया इसके अंदर ऐड किया गया है। इसका अर्थ होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का अर्थ होता है पर्यावरण, जीव विज्ञान और इवोल्यूशन का अर्थ होता है विकास। इस तरह से आपका सेकंड पेपर होता है और उसके पश्चात आपका थर्ड पेपर आता है जिसका आपका नाम है एप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। इसका अर्थ होता है, एप्लाइड जूलॉजी का अर्थ होता है अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान, इथोलॉजी का अर्थ होता है व्यवहारिकी एंड बायोस्टैटिक्स का मतलब होता है जैव सांख्यिकी। इस तरह से आपके फाइनल ईयर में 3 पेपर्स होते हैं और इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है 33 और 34 और 34। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपके पेपर्स आता है। तो इस संदर्भ में मैं आपको सबसे पहले फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेटा स्टार्ट करवाऊंगी, जिसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पेपर में से आपके 3 सेक्शन हैं। इस बार नई स्कीम में तीनों सेक्शन सिस्टम हटके आपके केवल आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लॉकडाउन के पश्चात जो पेपर होंगे उसमें आपको सिर्फ अपने पेपर में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स वाले फर्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको उसमें बताऊँगी। पहला क्वेश्चन इसमें अक्सर आता है कि पेट्रोमाइजन, सेक्शन ए में पेट्रोमाइजन एंड एमोशिएट लार्वा के बारे में अक्सर उसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे ताकि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं और जो पीछे पढ़ चुके हैं तो उनको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले होता है कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा का अर्थ क्या होता है? कोऑर्डिनेटा सबसे पहले क्या है कि इस वर्ड को एक वैज्ञानिक थे बालोफर, उन्होंने 1880 में सबसे पहले ये वर्ड दिया था। नेक्स्ट आता है आपके कोऑर्डिनेटा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग। कोऑर्डिनेटा का अर्थ होता है, सबसे पहले तो देखिए, कोऑर्डिनेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है और 2 वर्ड वो यूनानी भाषा के वर्ड्स होते हैं, जिसमें पहला वर्ड होता है कोड और दूसरा वर्ड होता है एटा। कोड का अर्थ होता है मोटी रस्सी, हिंदी में इसका अर्थ होता है मोटी रस्सी, और एटा का अर्थ होता है धारण करना या रखना। इस तरह से कोऑर्डिनेटा शब्द 2 वर्ड से बना है, कोड प्लस एटा। इसका अर्थ होता है मोटी रस्सी रूपी एक संरचना जिसके शरीर में पाई जाती है, धारण किए हुए रहते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेटा माना जाता है। अब देखिए, इस जो मोटी रस्सी रूपी संरचना होती है उसको हम नोटोकार्ड कहते हैं, नोटोकार्ड कहा जाता है।
तो जिन जंतुओं के अंदर ये नोटोकॉर्ड या मोटी रस्सी रूपी संरचना पाई जाती है वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं, और जिनमें ये एब्सेंट होती है उसे नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो इस तरह से जिसमें ये होती है यानी कि प्रेजेंट होगी तो वो कॉर्डेट्स कहलाएंगे, और जिसमें ये एब्सेंट होगी वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे। अब आपके अक्सर छोटे क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो आप इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक्स में काफ़ी डिफरेंसेस है, वो मैं इसलिए ब्रीफली आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसलिए सिर्फ अभी हम नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्डेट्स की आपने मीनिंग समझ लिया, वर्ड समझ लिए, अब इसकी डेफिनेशन। कॉर्डेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? कॉर्डेट्स के देखिए कुछ फंडामेंटल्स करेक्टर्स होते हैं। जो कॉर्डेट्स जंतु होते हैं तो उनमें कुछ फंडामेंटल करेक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो डेफिनेशन में आप यही लिख सकते हैं कि वे जंतु जिनमें या जीवन काल की किसी भी अवस्था में, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया नोटोकॉर्ड, दूसरी चीज होती है एक खोखली नलिकाकार, उसको बोलते हैं नर्व कॉर्ड, और तीसरी चीज होती है ग्रसनी क्लोम छिद्र, जिसे कि फेरेंजियल गिल स्लिट भी कहा जाता है। ये अगर तीनों चीजें किसी भी जंतु में या उसके जीवन काल की किसी भी अवस्था में, अर्थात भ्रूणी अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था के बीच में किसी भी कंडीशन में अगर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं तो ऐसे जंतु कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, और हिंदी में उसको बोलते हैं कशेरुकी कहलाते हैं। तो इज दैट क्लियर? आपका क्लियर हो चुका होगा कि कॉर्डेट्स जंतु कौन से कहलाते हैं, कि ऐसे जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड्स, नर्व कॉर्ड्स और ग्रसनी क्लोम छिद्र यानी कि गिल स्लिट्स तीनों चीजें जिसमें पाई जाएगी वो कॉर्डेट्स जंतु या कशेरुकी जंतु कहलाएंगे। अब आप यहाँ पे मोटी रस्सी से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मोटी रस्सी का अर्थ होता है कि जैसे आप मानव का एग्जाम्पल लीजिए जिसमें आपके रीढ़ की हड्डी होती है, वो एक मोटी रस्सी के समान या रोड या छड़ के समान होती है, तो अपन इस तरह से कॉर्डेट या कशेरुकी कहलाते हैं। इस तरह से कॉर्डेट्स का बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें आगे कॉर्डेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स में आपको बताती हूँ। अब देखिए फंडामेंटल कैरेक्टर्स में मैंने आपको सबसे पहला बताया है नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स जंतुओं में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब देखिए नोटोकॉर्ड्स किस चीज़ से बनती है? जब भी किसी भी जीव जंतु का भ्रूणीय विकास होता है, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा, किसी भी जीव जंतु का निर्माण भ्रूण अवस्था से लेकर और उसके पश्चात जन्म से होता है। भ्रूणीय अवस्था में जनन के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें कि पहला एक्टोडर्म होता है, दूसरा एंडोडर्म होता है और तीसरा मेसोडर्म होता है। तो हमेशा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जब भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले मोरूला अवस्था के पश्चात ब्लास्टुला, उसके पश्चात गेस्टुला होता है, तो तीनों जनन स्तर डेवलप हो चुके होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो तीसरा स्तर होता है एंडोडर्म, उससे इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण हमेशा किससे होता है? एंडोडर्म से होता है। और यह कहाँ पर पाई जाती है? यह जंतु के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पाई जाती है। और ये पृष्ठभाग में पाई जाती है। इसके अलावा एंडोडर्म से जब इसको विकास किया जाता है तो इस तरह से देखिए इसमें आहार नाल के ऊपर इसकी स्थिति होती है और पृष्ठीय भाग में पाई जाती है, तो यह उसमें पाया जाना अनिवार्य होता है। सेकंड आता है नर्व कॉर्ड।
जो कि एक खोखली नलिकाकार संरचना होती है। ये नलिकाकार खोखली संरचना होती है और इसके अंदर ये नोटोकार्ड पाई जाती है। अर्थात इसकी स्थिति कहाँ पर होती है? नोटोकार्ड के ऊपरी सतह पर यह पाई जाती है। इस तरह से यह उसको सहारा या अवलंबन प्रदान करती है और लास्ट में वर्टिबल कॉलम का निर्माण करती है। और तीसरा इसमें आता है गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यानी कि ग्रसनीय क्लोम छिद्रों की उपस्थिति। अब देखिए ग्रसनी कहाँ पर पाई जाती है? आहार नाल में। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से। तो मुख से लेकर ग्रसनी की जो स्थान होता है, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और ये क्लोम छिद्र हमेशा युग्म में पाए जाते हैं। कभी भी ये सिंगल नहीं पाए जाते, हमेशा युग्म या जोड़े में पाए जाते हैं। तो हमेशा किसी भी जंतु में, किसी में 2 जोड़े, 4 जोड़े, 6 जोड़े, 7 जोड़े, अलग अलग उनकी संख्या पाई जाती है। तो जीवन की अवस्थाओं में तीनों की तीनों उसमें पाया जाना चाहिए। तो इनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दी प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तीनों उसके अंदर पाए जाने आवश्यक हैं। इस तरह से हम कॉर्डेट्स के बारे में आप एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉर्डेट से आप क्या समझते हैं, उनके फंडामेंटल्स कैरेक्टर्स क्या हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस होता है। इस तरह से आप उसमें एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको पेट्रोमाइजन की संरचना और उसका नामांकित चित्र और उसके अलावा एमोशिएट लार्वा की संरचना और नामांकित चित्र आता है। तो ये एक्सप्लेन करने से पहले आपको पहले कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। जब वो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जिस क्लास और ऑर्डर में पेट्रोमाइजन और एमोशिएट लार्वा आता है उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अब मैं आपको कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा शॉर्ट में, ब्रीफली आपको नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में उसका क्लासिफिकेशन आपको बताती हूँ मैं। तो अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। अब देखिए कॉर्डेट्स को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। कॉर्डेट्स को 2 ग्रुप्स या 2 समूह में विभाजित किया गया है। पहला है एक्रेनिएटा और दूसरा है क्रेनिएटा। अब देखिए ये किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। देखिए जो एक्रेनिएटा में वे जंतु आते हैं जो कि निम्न कॉर्डेट्स होते हैं। निम्न कॉर्डेट्स का मतलब जिनका विकास अल्प होता है और जिनमें सिर, कपाल, जबड़े, मस्तिष्क ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है, तो वो एक्रेनिएटा ग्रुप में जंतुओं को रखा जाता है। और दूसरा होता है क्रेनिएटा। ये ऐसा ग्रुप होता है जिसमें उच्च प्रकार के कॉर्डेट्स होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर उच्च कॉर्डेट्स होते हैं और उसमें आपके थे निम्न कॉर्डेट्स। इसमें उच्च यानी विकसित प्रकार के कॉर्डेट्स जंतु पाए जाते हैं जिसमें सिर, कपाल, जबड़े और मस्तिष्क जो कि एक कपाल या क्रेनियम से घिरा हुआ पाया जाता है। तो उसके बेसिस पे इस तरह से इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब देखिए इस एक्रेनिएटा को दूसरा नाम और होता है जिसे कि प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। प्रोटो का अर्थ होता है प्रारंभिक अवस्था में और दूसरा ये वाला जो होता है क्रेनिएटा, उसका दूसरा नाम होता है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का अर्थ होता है जो कि उच्च कोटि के या विकसित जीव जंतु होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब देखिए एक्रेनिएटा वर्ग को 3 सब फाइलम यानी 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा है यूरोकॉर्डेटा और तीसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। इस तरह से आपके 3 इसके अंदर उपसंघ बनाए गए हैं। सब फाइलम का अर्थ होता है उपसंघ। इस तरह से 3 उपसंघों में बांटा गया है। अक्सर आपके एक क्वेश्चन इससे भी पुटअप किया जाता है कि हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इन तीनों में सजातीयता और डिफरेंस पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से आप ये तीनों चीज़ भी एक क्वेश्चन के रूप में आप इसको तैयार कीजिए, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेटा के ये तीनों सब फाइलम होते हैं। तीनों में डिफरेंस और सजातीयता पूछी जाती है, तो आप उस एक क्वेश्चन को और कर लेना। और नेक्स्ट आता है यूरोकॉर्डेटा या क्रेनिएटा, जिसका सिर्फ एक ही सब फाइलम यानी एक ही उपसंघ होता है जो कि होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का अर्थ होता है कशेरुकी जंतु। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कशेरुकी, वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा जिसके अंदर कशेरुकदंड पाया जाता है वो वर्टिब्रेटा कहलाते हैं। अब देखिए इस वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया है। एक होता है एग्नेथा और दूसरा होता है नेथोस्टोमेटा जिसमें जी साइलेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर है एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। अब देखिए इसको भी
कुछ चीज़ों के प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर डिवाइड किया गया है। एग्नेथा समूह में वह जंतु रखे जाते हैं जिनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं, और नेथोस्टोमेटा में वे जंतु रखे जाते हैं जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। जबड़े का अर्थ उनमें दांत तो पाए जाते हैं लेकिन वो जबड़ों में फिट नहीं होते हैं। तो इस तरह से जिसमें जबड़े एब्सेंट होते हैं वो एग्नेथा समूह में रखे जाते हैं, और जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं उन्हें नेथोस्टोमेटा में रखा जाता है। इसी तरह से एग्नेथा इसमें दो वर्गों में क्लासीफाई किया गया है। पहला है ऑस्टेकोडर्मी। अब देखिए, पहला वर्ग इसमें होता है ऑस्टेकोडर्मी और दूसरा होता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा को भी आगे दो ऑर्डर या दो गण में डिवाइड किया गया है। पहला है पेट्रोमेंजेशिया और दूसरा है मिक्सिनोइडिया। अब देखिए, जो पेट्रोमेंजेशिया ऑर्डर का सदस्य होता है पेट्रोमाइजन, जिसे आपके तीसरा क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। अक्सर आपके पेट्रोमाइजन जिसका एक लार्वा अवस्था होती है, एमोशिएट लार्वा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पक्का आता है। तो इस तरह से पहले आपके सेक्शन में से ये सारी चीज़ें आप जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ तक 3 क्वेश्चन लास्ट पेट्रोमाइजन और एमोशिएट लार्वा का आता है। अब मैं आपको एमोशिएट लार्वा और पेट्रोमाइजन का स्ट्रक्चर और उसके बारे में जितना भी डिस्क्रिप्शन देना है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। अब देखिए, आपके क्वेश्चन आता है पेट्रोमाइजन। अब इसकी संरचना और नामांकित चित्र, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो अब आप देखिए, इधर आपको मैं पेट्रोमाइजन का डायग्राम आपको शो किया हुआ है। इस तरह से ये फीमेल पेट्रोमाइजन का डायग्राम है। अब ये देखिए, पेट्रोमाइजन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। इसकी संरचना में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हेड होता है और यहाँ पर नेजल एपरेटर पाया जाता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका शरीर, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है सिर, दूसरा होता है धड़ यानी ट्रंक, और तीसरा होता है टेल यानी पूंछ। इस तरह से 3 भागों में डिवाइड होता है। अब देखिए, सबसे पहले हेड वाले पार्ट में क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सक्टोरियल फनल यानी कि एक चूषक कीप नुमा इसका मुंह होता है। सक्टोरियल फनल का मतलब होता है चूषक कीप। अब यहाँ पर दूसरा होता है नेजल एपरेटर। नेजल एपरेटर यानी नासा छिद्र पाया जाता है, और यहाँ पर इसमें एक आइस उपस्थित होती है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रसनी छिद्र, जिसे कि गिल स्लिट, जिसे कि कहा जाता है ग्रसनी, क्लोम दरारें या छिद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर ये 7 जोड़ी, आपके एक तरफ का पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट दूसरी साइड में भी पाया जाता है, हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं। इसमें 7 जोड़ी गिल स्लिट या ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती है। सेकंड पार्ट होता है इसमें ट्रंक यानी धड़। अब इस धड़ पर यहाँ देखिए 2 प्रकार के पंख पाए जाते हैं। पहला होता है फर्स्ट या प्रथम डॉर्सल फिन यानी प्रथम पृष्ठीय पंख, और इसके पश्चात देखिए दूसरा होता है सेकंड डोर्सल फिन, और इसके अलावा एक पुच्छीय पंख, कैजुअल फिन जिसे कहा जाता है, पुच्छीय पंख इसमें पाया जाता है, पूंछ में पाया जाता है, जो कि इसको पानी की दिशा में तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट इसमें अब देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम आपके फीमेल पेट्रोमाइजन का है। अब फीमेल पेट्रोमाइजन के अलावा इसमें ये एकलिंगी प्रकार का जंतु होता है। एकलिंगी का अर्थ होता है नर व मादा प्राणी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इसमें ये फीमेल होने के कारण यहाँ पर एक अंतर होता है। अगर वो मेल प्राणी है यानी मेल पेट्रोमाइजन है तो उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको फीमेल पेट्रोमाइजन का दिखाई देगा, और जो मेल पेट्रोमाइजन होगा उसके अंदर इस तरह से ये स्ट्रक्चर, देखिए मैंने दोबारा बना दी है, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कि कल्पेरेली पेपिला या मैथुन पेपिला कहा जाता है। वो मेल पेट्रोमाइजन में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मेल में यहाँ मैंने आपको अलग से लिख दिया है, कल्पेरेली पेपिला ओनली मेल पेट्रोमाइजन में पाया जाता है और फीमेल में ये एब्सेंट होता है। इस तरह से आप इसका डायग्राम प्लस नॉमिनेशन एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके अलावा इसकी संरचना आ जाइए। अब देखिए, मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर हैबिट एंड हैबिटेट यानी कि इसकी संरचना और इसका आवास क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले है आवास, कहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए, इसके लिए ये क्या होता है, समुद्री जल व स्वच्छ जल दोनों स्थानों पर पाया जाता है। समुद्री व स्वच्छ जल दोनों प्रकार के जल में
पाया जाता है। तो आप पहला पॉइंट उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि उसके आवास में समुद्री और स्वच्छ जल, समुद्री जल लवणीय होता है और स्वच्छ जल मीठा होता है, दोनों प्रकार के जलों में ये पाया जाता है। दूसरी चीज़ है बाह्य परजीवी। अब ये देखिए मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में रहता है, ये स्वयं अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है। परजीवी का अर्थ आप लोग सब जानते होंगे, जो कि अपना जीवन या पालन पोषण दूसरे जीव पर निर्भर होता है। तो ये मछलियों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। तीसरा है, आप इसमें थर्ड पॉइंट मेंशन करेंगे कि इसका साधारण नाम क्या होता है। पेट्रोमाइजन का साधारण नाम होता है लैम्प्रे, इसको साधारण नाम लैम्प्रे से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट है आपके मुख। अब इसका मुख कैसा होता है, आपने ये मुख देखा है इसमें डायग्राम में, देखिए इसका मुख होता है चक्रीय होता है, कीपनुमा होता है और ये क्या कार्य करवाता है, निर्वात पंप का कार्य करता है। इसका मुख निर्वात पंप का कार्य करता है, प्लस चक्रीय होता है, कीपनुमा होता है। इस तरह की आपको स्ट्रक्चर इसमें शो हो रही है। नेक्स्ट है इसकी त्वचा। त्वचा देखिए कैसी होती है, शल्क रहित, यानी इसके त्वचा पर शल्क नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए जिस त्वचा पर शल्क नहीं होगा तो वो कैसी होगी, लसलसी। तो इसकी त्वचा लसलसी, शल्क रहित और चमकीली होती है। नेक्स्ट है आपके शरीर के भाग। अब देखिए अभी आपको मैंने बताया शरीर कितने भागों में बांटा जाता है। इसके शरीर के भाग होते हैं 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से, सिर, धड़ और पूंछ, इन तीनों में इसका शरीर डिवाइड होता है। नेक्स्ट है आपके पंख। इसमें 2 प्रकार के पंख आपको मैंने शो किए हैं। पहला कौन सा है, पृष्ठीय पंख, 2 प्रकार के 2 हैं, फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन, और एक होता है पुच्छ पंख। इस तरह से 2 प्रकार के पंख पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नेत्र। नेत्र इसमें कैसे पाए जाते हैं, देखिए आपको मैंने एक यहाँ बताया है, साधारण नेत्र पाया जाता है इसमें, नेत्र इसमें साधारण नेत्र होता है। नेक्स्ट है नासा छिद्र। नासा छिद्र इसमें ऊपरी सतह पर नासा छिद्र पाया जाता है, ऊपरी सतह पर, जो नेज़ोहाइपोफाइसल कोश में खुलता है। ये नासा छिद्र जो है यहाँ से स्टार्ट होने के बाद नेज़ोहाइपोफाइसल छिद्र यहाँ पर होता है, उसमें ये खुलता है, लेकिन खुलने के पश्चात ये यहाँ से बंद हो जाता है, दूसरी सतह तक नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट है आपकी जीवा। इसमें जीवा पाई जाती है जो लसलसी होती है। नेक्स्ट है इसमें क्लोम छिद्र। अब देखिए इसमें क्लोम छिद्र कितने पाए जाते हैं, आपको जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है कि इसमें मैंने आपको 7 क्लोम छिद्र हैं। तो ये एक तरफ का पोर्शन है, इसके जस्ट विपरीत यानी अपोजिट पोर्शन में भी 7 छिद्र पाए जाएंगे। तो इसमें आप क्लोम छिद्र 7 जोड़ी क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है आपके एकलिंगी। एकलिंगी प्राणी का अर्थ होता है कि जिसमें नर व मादा प्राणी अलग अलग पाए जाते हैं। द्विलिंगी प्राणी वे होते हैं जिनमें नर व मादा एक ही शरीर में पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि नर व मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। तो देखिए नर में मैंने आपको बताया है कि इसमें कल्पेरिली पेपिला, मैथुन पेपिला पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नर में। और मादा प्राणी में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ गुदा छिद्र पाया जाता है मादा प्राणी में, तो इसमें सिर्फ गुदा छिद्र पाया जाता है और इसमें मैथुन पेपिला नर में पाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। निषेचन, अब देखिए निषेचन, इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन का अर्थ होता है शरीर के बाहर निषेचन। एक होता है आंतरिक निषेचन जो शरीर के अंदर होता है, और बाह्य निषेचन, तो इसके अंदर आपके बाह्य निषेचन पाया जाता है। अब नेक्स्ट आएगा आपके लास्ट पॉइंट, स्थान।
पेट्रोमाइजन लार्वा किन किन स्थानों पर पाया जाता है? तो अब ये देखिए, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और तस्मानिया के झीलों व झरनों में पाया जाता है। अब देखिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेट्रोमाइजन के साथ साथ उसकी एक लार्वा स्टेज होती है, एमोशिएट लार्वा। ये पेट्रोमाइजन की लार्वा अवस्था होती है और उसके बारे में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेट्रोमाइजन की स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना, हैबिटेट यानी आवास, और उसके अलावा उसका नामांकित चित्र पूछा जाता है। ये एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आता है, या तो वो एमोशिएट लार्वा के रूप में पूछा जाता है या फिर पेट्रोमाइजन, जैसा कि पहले मैं आपको पेट्रोमाइजन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है उसकी लार्वा स्टेज, एमोशिएट लार्वा। ये देखिए, इसका डायग्राम है, इस तरफ आप देखिए। ये एमोशिएट लार्वा में देखिए इस तरह से इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट वैसे ही माउथ यानी मुंह, दूसरा ट्रंक यानी धड़, और तीसरा होता है टेल यानी पूंछ। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट माउथ में देखिए, इसमें एक छिद्र होता है जिसे अपर लिप्स या ऑरल हुड कहा जाता है, और इस मुख के ऊपर वाला पोर्शन ये अपर लिप्स कहलाता है, और उसमें एक छिद्रनुमा मुख पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा इसमें एक रुडिमेंट्री आइज यानी पेशियाँ, इसकी आँखों में पेशियाँ पाई जाती है, और ऊपर इसमें त्वचा पाई जाती है इस तरह से। और इसके अंतर्गत मीडियन नॉस्ट्रिल यानी कि मध्य में इसका एक नासा छिद्र पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी जहाँ से मुख से लेकर आहर नाल में ग्रसनी भाग में यहाँ पर गिल स्लिट या ग्रसनीय क्लोम छिद्र या दरारें भी जिसे कहा जाता है, ग्रसनीय क्लोम दरारें या क्लोम छिद्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेट्स में ये तीसरा मैंने एक फंडामेंटल कैरेक्टर्स बताया था जो होना अनिवार्य है। तो इस तरह से इसमें भी 7 जोड़ी इसमें ग्रसनीय क्लोम छिद्र या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं ग्रसनी वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट होता है ट्रंक यानी धड़, जो कि आपको इसमें शो हो रहा है। थर्ड पार्ट होता है टेल यानी पूंछ। अब देखिए, यहाँ पर इसका एनस यानी गुदा छिद्र पाया जाता है, जो कि उत्सर्जित पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें भी 2 प्रकार के पंख पाए जाते हैं। पहला होता है पृष्ठीय पंख और दूसरा होता है पुच्छ पंख, जिसे कि आप डायग्राम में मैंने आपको डोर्सल फिन और कैजुअल फिन के रूप में बताया है। इसे पुच्छ पंख कहते हैं और इसको पृष्ठीय पंख कहते हैं। अब ये आपके यहाँ पर डायग्राम के पश्चात अब आपकी स्ट्रक्चर, हैबिट एंड हैबिटेट यानी उसके आवास और उसके संरचना के बारे में आप लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप डालेंगे लार्वा। तो ये क्या होता है कि किसका लार्वा होता है, तो आप उसमें ये लिखेंगे लार्वा में यह पेट्रोमाइजन की लार्वा अवस्था होती है। ये पेट्रोमाइजन की लार्वा अवस्था होती है। सेकंड पॉइंट आता है इसका आवास। अब देखिए, आवास कहाँ पे पाया जाता है। पेट्रोमाइजन में मैंने आपको आवास के बारे में बताया था कि ये समुद्री जल और स्वच्छ जल दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये लार्वल स्टेज जो होती है एमोशिएट, वो केवल स्वच्छ जल में ही पाया जाता है। केवल स्वच्छ जल में ही ये अपना आवास ग्रहण करता है। नेक्स्ट है इसके लक्षण। अब देखिए, इसके लक्षण एम्फिओक्सिस के समान होते हैं। इसके लक्षण एम्फिओक्सिस के समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है समरूपता। अब ये देखिए किसके समरूप होता है, ये लार्वा स्टेज किसके समरूप होती है। तो मैंने आपको कॉर्डेटा के अभी इससे पहले मैंने आपको उसका क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें सिफेलोकॉर्डेट्स नाम आया था। तो जो सिफेलोकॉर्डेटा के जंतु होते हैं उनसे समरूपता दर्शाता है। तो ये सिफेलोकॉर्डेट जंतुओं के समरूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका मुख। अब देखिए, आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि मुख किस तरह का होता है। ये इसे ऑरल हुड या अपर लिप्स यानी ऊपरी होठों से ढका हुआ रहता है, और इसमें 3 पार्ट होते हैं, ऑरल हुड, वीलम और टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का अर्थ होता है स्पर्शक, जो किसी भी भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से मुख में ये है ऑरल हुड, वीलम और टेंटिकल्स यानी स्पर्शक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें नेत्र। इसमें नेत्रों में पेशियाँ पाई जाती है जो उसको फैलने और सिकुड़ने में सहायता करती हैं। तो इसमें पेशियाँ पाई जाती है और ऊपरी त्वचा भी पाई जाती है। उस पर नेत्रों के ऊपर त्वचा का एक जाल भी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसका शरीर। जैसा कि आपने देखा था पेट्रोमाइजन भी, उसका बॉडी भी 3 पार्ट में था, इसकी बॉडी भी 3 पार्ट में है। तो इसका शरीर 3 पार्ट कौन से, सिर, धड़ और
पूंछ में विभक्त होता है या डिवाइड होता है। नेक्स्ट है एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल एक प्रकार की संरचना होती है, जैसा कि आप इस ग्रिड स्लिट में आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एंडोस्टाइल की संरचना कहाँ पे पाई जाती है? ग्रसनी भाग में एंडोस्टाइल पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें क्लोम दरारें। आपको जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है क्लोम दरारें, इसमें भी 7 जोड़ी गिल स्लिट या क्लोम दरारें कौन से पार्ट में पाई जाती है? ग्रसनी वाले भाग में। तो इसमें 7 जोड़ी क्लोम दरारें पाई जाती हैं और ये जो कि क्या कार्य करती है? 7 जोड़ी पाई जाती हैं और ये दोनों तरफ होती है, अधर और पृष्ठ में। ये एक तरफ का पार्ट आपको शो हो रहा है, जस्ट इसके अपोजिट में भी ऐसे 7 छिद्र और पाए जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर 7 जोड़ी मेंशन करेंगे। और ये किसका कार्य करती है? श्वसन का कार्य करती है, श्वसन कार्य में सहायक होती है। नेक्स्ट है स्थान। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपको आवास में भी मैंने बताया था केवल स्वच्छ जल में, लेकिन यहाँ जितनी भी नदी झील तो वो उसके पैंदे में पाए जाते हैं। नदी झील ऊपर तैरते हुए नहीं पाए जाते, उसके पैंदे में पाए जाते हैं। और राशि के समय, राशि का मतलब होता है जब वो लार्वा स्टेज से वयस्क अवस्था में आता है उसे राशि, तो राशि के समय ये उस पैंदे के बाहर निकलते हैं, केवल जब ही वे बाहर निकलते हैं, अदरवाइज वो पैंदे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका आकार व आमाप। आकार किस टाइप का होता है कि देखिए इसका आकार एक नली के समान संरचना होती है और इसका आमाप यानी कि साइज कितना होता है कि जब ये छोटा होता है ये 1 मिलीमीटर लंबा होता है, लेकिन जब ये धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता है तो ये बढ़कर 17 सेमी तक हो जाता है। 1 मिमी से लेकर 17 सेमी तक हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी लार्वा अवस्था। अब देखिए इसकी लार्वा अवस्था क्या होती है कि जिस तरह से पेट्रोमाइजन की अलग अलग जातियाँ होती है तो उनमें लार्वा स्टेज की जो समय अवधि होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो इसमें लार्वा अवस्था सामान्यतः तो क्या होती है? 3 से 4 वर्ष तक होती है। लार्वा अवस्था सामान्य अवस्था में होती है 3 से 4 वर्ष तक। और उसके पश्चात कुछ जातियों में, कुछ एक अपवाद स्वरूप कुछ जातियाँ होती है, कुछ जातियों में ये 7 वर्ष तक भी पाई जाती है। अब देखिए लार्वा अवस्था में 7 वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो सामान्य अवस्था में तो कौन सी होती है? 3 से 4 वर्ष और कुछ जातियों में 7 वर्ष तक पाई जाती है। इस तरह से आपका ये एमोशिएट लार्वा के बारे में आपको ये 12 पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे और इसको एक स्ट्रक्चर इस तरह से आपको नॉमिनेशन करके आप उसको एग्जाम में समझाएंगे। तो इस तरह से आपका एक सेक्शन आपका इससे कंप्लीट हो जाता है और आपके 3 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।